अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 38 है लेज़र फिज़िक्स का, और आज हमने इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्यू स्विचेस जो हैं उनको स्टडी करना है। तो जो हाई स्विचिंग स्पीड्स हैं, जब आपको यानी कि ज़्यादा तेज़ी से आपने स्विचेस करना है, तो उसके वक्त हमें जो क्यू स्विच होता है उसको हम माइक्रोचिप लेज़र्स में एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर को यूज़ करते हैं। यानी कि जो हाई स्विचेस स्पीड्स होती हैं, फॉर हाई स्विचेस स्पीड्स, जो आपके पास हाई स्विचेस स्पीड्स होती हैं एज रिक्वायर्ड फॉर क्यू स्विचेस, जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है क्यू स्विचेस के लिए, क्यू स्विच्ड पल्स लेज़र के लिए, क्यू स्विच्ड माइक्रो चिप लेज़र, एक माइक्रोचिप लेज़र के लिए इसको हम एन इलेक्ट्रो ऑप्टिक, इसको एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर के तौर पर हम यूज़ करते हैं। कैन बी यूज्ड। तो मॉड्यूलेटर का आपको पता होता है कि लो फ्रिक्वेंसी वेव को हाई फ्रिक्वेंसी वेव के ऊपर जो मिक्सिंग की जाती है उसको मॉड्यूलेटर करते हैं। तो जो अगर हाई स्विचिंग स्पीड्स आपको चाहिए, जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं क्यू स्विच के लिए, जो क्यू स्विच माइक्रोचिप लेज़र्स हैं, तो उनमें हम इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर को यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको कंपेयर करें अकास्टो ऑप्टिक डिवाइस से, तो मच हायर वोल्टेज आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ऑक्टो कास्टिक के मुकाबले में मच हायर वोल्टेजेस आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ज़्यादा हायर वोल्टेजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं अकास्टो ऑप्टिक टेक्निक के अलावा। तो जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट है ये क्या है, बेसिकली हमें हायर वोल्टेज रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपको नीड होते हैं टू बी स्विच विद नैनो सेकेंड स्पीड्स, जिनको हम नैनो सेकेंड स्पीड में स्विच करते हैं, यानी कि इतनी तेज़ नैनो सेकेंड स्पीड्स होती हैं। नैनो सेकेंड स्पीड्स के अंदर इनको स्विच किया जाता है, यानी कि इतनी तेज़ी से इनको स्विच किया जाता है। तो एन ऑप्टो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये एक चेंज है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के अंदर इन रिस्पांस टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल पर और उसके अंदर जो चेंज आती है, और वो स्लोली दैट वेरी स्लोली कंपेयर्ड विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, और वो स्लोली वेरी करती है विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ। तो आप ये कह सकते हैं कि एन ऑप्टिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि एक ऑप्टिक इलेक्ट्रिक एक एन ऑप्टिक इलेक्ट्रो, या आप इसको कह लें कि एन इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट, कि एक जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट है इज अ चेंज इन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इज अ चेंज in the optical properties, ये चेंज है आपके पास जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ मटेरियल इन रिस्पांस ऑफ ए मटेरियल इन ए रिस्पांस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपके पास उस रिस्पांस में है जब आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है,
दैट वेरी स्लोली, जो कि स्लोली वेरी करता है, दैट वेरी स्लोली, और ये वेरी स्लोली करता है जब हम इसको कंपेयर करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से, कंपेयर्ड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट बेसिकली क्या है कि जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की वो चेंज होती हैं जब आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? इंसिडेंट लाइट का होगा। तो उससे जो वेरिएशन आएगी इसके अंदर उसको हम ऑप्टोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर ये फाउंड करते हैं कि जब आप डील करते हैं इस तरह की चेंज के साथ, तो बेसिकली आप डील कर रहे होते हैं विद द चेंजेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की जहाँ पे बात हो रही है तो बेसिस का मतलब ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेसिकली चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। अब कोई भी मटेरियल जो होता है उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आता है। इसका मतलब है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको चेंज कर रहे हैं। तो वी आर डीलिंग, अब हम बेसिकली यहाँ पर किससे डील कर रहे हैं? विद द चेंज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, with the change of the refractive index। हम बेसिकली जो चेंज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उसके साथ डील कर रहे हैं विच चेंजेस द अप्लाइड फील्ड, जो कि अप्लाइड फील्ड को भी चेंज कर देता है, विच चेंजेस द अप्लाइड फील्ड। अब अप्लाइड फील्ड कहाँ से आ रहा है? जो आपने लाइट इंसिडेंट की हुई है। ऑब्वियसली वो लाइट जो आपने इंसिडेंट की है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके लिए हमारे पास जो है ये जो चेंज आती है इसके लिए हमारे पास दो केसेस हैं। हेयर वी हैव टू केसेस। तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हैं। नंबर 1 पे होता है हमारे पास पॉकल्स इफेक्ट, पॉकल्स इफेक्ट, और इसको हम कहते हैं अ लीनियर इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट, लीनियर इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट। ये एक लीनियर इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट जो है वो कहलाता है। अभी क्या होता है, जो चेंज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर वो लीनियर प्रोपोर्शनल होती है in the refractive index is linearly proportional to the electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e के। तो अब अगर इस तरह की चेंज आ रही हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर कि जिसमें वो चेंज लीनियरली प्रोपोर्शनल यानी कि लीनियरली वेरी कर रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो उसको हम पॉकल्स इफेक्ट का नाम देते हैं। ये पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट जो होता है उसको हम कहते हैं कर्व इफेक्ट। कर्व इफेक्ट जो है इसका एक और नाम भी होता है क्वाड्रेटिक इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट। क्वाड्रेटिक इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट, इसको हम क्वाड्रेटिक इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट का नाम भी देते हैं। तो चेंज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, अगर वो प्रोपोर्शनल हो तो स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर
नॉन लीनियर इफेक्ट बेसिकली बन जाता है। आप इसको एक नॉन लीनियर इफेक्ट का नाम भी दे सकते हैं। तो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल, ये जो चेंज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये प्रोपोर्शनल होती है टू दी स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई स्क्वायर। तो ये नॉन लीनियर इफेक्ट भी कहलाता है, नॉन लीनियर इफेक्ट। इसको हम नॉन लीनियर इफेक्ट का नाम भी देते हैं। तो तमाम मटेरियल जो हैं वो डिस्प्ले करते हैं कार इफेक्ट को विद वेरिंग मैग्नीट्यूड, बट इट इज़ जनरली मच वीकर देन द पॉकल्स इफेक्ट। सारे मटेरियल जो हैं वो कार इफेक्ट को शो करते हैं, लेकिन ये जो होता है कार इफेक्ट ये वीकर होता है एज कम्पेयर टू पॉकल्स इफेक्ट। तो अब हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट को। अब हमें पता चल गया कि फील्ड के अंदर आप जब रखते हैं किसी मटेरियल तो उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज होती हैं। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दो तरीकों से पॉकल यानी कि लीनियर और नॉन लीनियर इफेक्ट से चेंज होती हैं। तो अब आप देखें कि हमारे पास अगर एक ये देखें, हमारे पास ये एक लेज़र मीडियम है, ठीक है जी, ये एक लेज़र मीडियम है और यहाँ पर ये एक मिरर R1 है, ठीक है। इसके साथ इस जगह पर ये एक मिरर R2 है, ठीक है, और इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेल लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेल, ठीक है जी, ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेल लगा हुआ है और इसको ये एक वोल्ट मीटर के साथ जोड़ दिया और इधर ये एक स्विच है। तो ये एक सेटअप है इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट का इनसाइड ए लेजर रेजोनेटर, ठीक है, ये हमने उसका सेटअप बनाया है। सेटअप ऑफ एन इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट inside the laser रेजोनेटर, ठीक है। ये हमारे पास फिगर जो है ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक का एक सेटअप है जो कि हमने रेजोनेटर के अंदर बनाया हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि जब सूटेबल वोल्टेज जो है उसको हम अप्लाई करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रिक सेल पे, ठीक है, ये वोल्टेज V जो है यहाँ से आपने अप्लाई किया ऑप्टो इलेक्ट्रिक सेल को, तो सेल कन्वर्ट्स करता है क्वार्टर वेव प्लेट। तो सेल जो है वो क्वार्टर वेव प्लेट के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर ये जो है ये पोलराइजर है, सॉरी ये इधर कोई लेजर मीडियम है और ये पोलराइजर है, ठीक है। तो सेल कन्वर्ट करता है क्वार्टर वेव प्लेट वोल्टेज को में क्वार्टर वेव प्लेट के अंदर। तो लाइट जो होती है लेज़र फ्रॉम लेज़र एंड मीडियम वो पोलराइज होती है वाइल पासिंग थ्रू ए पोलराइजर, जब वो पोलराइजर से पास करती है, यानी कि इस पोलराइजर से जब पास करेगी तो वो पोलराइज होगी और जब ये फॉल करती है क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर
अंडर सूटेबल कंडीशन, यानी कि ये जो क्वार्टर वेव प्लेट है, ये वाली ये जो पड़ी हुई है, इसके ऊपर जब ये फॉल करती है इस क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर, ठीक है, ये जो है आपके पास यहाँ पर पोलराइजर भी, और ये आपके पास क्वार्टर वेव प्लेट है। तो ये क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर फाइल करती है अंडर सूटेबल कंडीशन, इट इज कन्वर्टेड इनटू सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो जब ये फॉल करती है तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है जी, जब ये इसके ऊपर फॉल करती है क्वार्टर वेव प्लेट पे तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो लाइट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर R2 ऑफ द रेजोनेटर, यानी इस मिरर R2 से रिफ्लेक्ट होती है रेजोनेटर के, इज सच दैट एन ऑपोजिटली डायरेक्टली सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इज ऑब्टेन्ड। जब ये इससे रिफ्लेक्ट होती है तो एक ऑपोजिट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जो है वो हमें मिल जाती है, ऑपोजिट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है जी, एक ऑपोजिटली सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इससे रिफ्लेक्शन के बाद हमें जो है वो मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि जो क्वार्टर वेव प्लेट है वो कन्वर्ट करती है डिस इनटू ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज नाउ ऑपोजिट टू दैट ऑफ ओरिजिनल। यानी कि जो क्वार्टर वेव प्लेट जो है ये इसको कन्वर्ट कर देती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर, जो कि ऑपोजिट होती है। ठीक है जी, प्लेन पोलराइज्ड में कन्वर्ट कर देती है जो कि ऑपोजिट होती है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के उस इंसिडेंट लाइट के जो ओरिजिनल आ रही है। ओरिजिनल यहाँ से आई तो ये इसको कन्वर्ट कर देती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर, और ओरिजिनल और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो अब जो लाइट है इज नाउ स्टार्ट बाय द पोलराइजर। अब लाइट जो है वो पोलराइजर से स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज के वो सिर्फ ट्रांसमिट करेगा उन वेव्स को विच आर पोलराइज, जो कि पोलराइज हैं इन द डायरेक्शन अलोंग द प्रिंसिपल सेक्शन। यानी कि सिर्फ वही जाएंगी जो पोलराइजर से पोलराइज हुई है, इसके अलावा और कोई आगे नहीं जाएंगी वेव्स जो हैं। तो इसका मतलब है कि वो उसको स्टॉप कर देगा। तो जब सूटेबल वोल्टेज जो है उसको हम अप्लाई करते हैं तो कैविटी जो होती है वो स्विच ऑफ हो जाती है, कैविटी स्विच ऑफ हो जाती है, और देयर इज नो अप्लाइड वोल्टेज, देन डबल रिफ्रैक्शन इज एब्सेंट एंड लाइट ट्रेवल्स फ्रीली। तो जब आप सूटेबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैविटी जो है वो स्विच ऑफ हो जाती है, और जब यहाँ पर कोई अप्लाइड वोल्टेज नहीं होता तो तब डबल रिफ्लेक्शन जो है वो एब्सेंट होती है और लाइट फ्रीली ट्रैवल करती है फ्रीली। तो इसका मतलब है कि क्यू स्विचिंग जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है विद पंपिंग सच दैट वोल्टेज इज जीरो व्हेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन इट्स पीक वैल्यू एंड पल्स इज ट्रांसमिटेड। अब यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो समझने वाला है, वो ये है कि जब आप सूटेबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैविटी जो है वो स्विच ऑफ हो जाती है, यानी कि कैविटी वर्क करना बंद हो जाती है, उसके अंदर कोई लेजिंग नहीं हो रही होती। ठीक है, लेकिन आप जो ही सूटेबल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो फिर कैविटी एक्टिव हो जाती है, यानी कि उस वक्त डबल रिफ्रैक्शन जो है वो तो एब्सेंट होती है, लेकिन लाइट वेव जो है वो ट्रेवल करती हैं फ्रीली। यानी कि जब आपने वोल्टेज नहीं अप्लाई किया हुआ तो लाइट वेव्स जो हैं वो फ्रीली ट्रैवल करेंगी, और जब वो फ्रीली ट्रैवल करेंगी तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसमिट हो जाएंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। तुम ना ऐसे करो, फॉरवर्ड लिख के ना तो नीचे सिर्फ मेरा नाम लिख दो, सैयद जमाल अनवर, बस। ठीक ठीक है, हाँ, और फॉरवर्ड करवा लो इसको। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। ओके, अस्सलाम। ठीक है जी, तो अब जब वोल्टेज जो है वो यानी कि अब लाइट ट्रैवल करेगी फ्रीली जब कैविटी
जब वोल्टेज ऑफ है तो कैविटी ऑन है, जब वोल्टेज ऑन है तो कैविटी ऑफ है, ये आप चीज़ ध्यान में रखें। तो अब क्यू स्विचिंग जो है ये सिंक्रोनाइज हो जाएगी पंपिंग के साथ, यानी कि जब वोल्टेज जीरो है तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो टेन करेगी इट्स पीक वैल्यू और पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। तो टू स्पेशल केसेस जो हैं कार इफेक्ट के आर नॉर्मली कंसिडर्ड, यहाँ पर दो स्पेशल केसेस कार इफेक्ट के कंसिडर किए जाते हैं, दीज बीइंग इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट और डीसी कार इफेक्ट, यानी कि दो कार इफेक्ट जो हैं वो यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। अब वो दो कार इफेक्ट कौन कौन से हैं, आप देखें कि नंबर 1 के ऊपर जो है वो है कार इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट, इसको हम कहते हैं कार इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट, या इसको हम कहते हैं डीसी कार इफेक्ट, दैट इज नंबर 1। और दूसरे नंबर के ऊपर है जो, उसको कहते हैं हम द ऑप्टिकल कार इफेक्ट, द ऑप्टिकल कार इफेक्ट, और इसको हम भी कहते हैं एसी कार इफेक्ट, इसको हम कहते हैं एसी कार इफेक्ट का नाम जो ऐसे देते हैं। तो ये दो किस्म के हमारे पास कार इफेक्ट होते हैं। तो कार इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट जो है ये स्पेशल केस है जिसके अंदर के जो स्लोली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाई किया जाता है फॉर इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के लिए, और जो इलेक्ट्रोड होते हैं अक्रॉस द सैंपल मटेरियल, यानी कि जो सैंपल मटेरियल है उसके इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो है आप स्लोली वेरिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई करते हैं इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट के अंदर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैंपल। अब जो सैंपल का इन्फ्लुएंस है एग्जिबिट डबल रिफ्रैक्शन, इसके अंदर डबल रिफ्रैक्शन होती है विद इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पोलराइज्ड पैरेलल टू द और परपेंडिकुलर द अप्लाइड फील्ड। अब ये यहाँ पर ये जो डिफरेंट इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन है फॉर लाइट ये पोलराइज्ड होते हैं पैरेलल या परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फील्ड, यानी कि जो स्लोली वेरिंग आपने अप्लाइड फील्ड किया है उसके पैरेलल या परपेंडिकुलर। तो जो डिफरेंस है इन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन काजेज द मटेरियल टू एक्ट लाइक ए वेव प्लेट। अब ये जो डिफरेंस है इंडेक्स का ऑफ रिफ्रैक्शन ये काज करता है कि मटेरियल जो है वो एक्ट करता है, मटेरियल एक्ट एज ए वेव प्लेट, कि मटेरियल एक वेव प्लेट के तौर पर जो वह एक्ट करना शुरू कर देता है। When light is incident on it in a direction perpendicular to the electric field, ये कब वेव प्लेट पड़ती है, जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है और वो परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप मटेरियल को प्लेस करें दो क्रॉस्ड परपेंडिकुलर लीनियर पोलराइजर्स के दरमियान में, तो कोई भी लाइट जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप उसको टर्न ऑफ कर लेंगे, वाइल ऑल ऑफ लाइट जो वो ट्रांसमिट हो जाएगी फॉर सम ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वही बात है कि जब आप, इस कहने का मतलब ये है कि जब आप मटेरियल को प्लेस करेंगे दो परपेंडिकुलर लीनियर पोलराइजर्स के दरमियान में तो कोई लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी जब आप फील्ड को टर्न ऑफ करेंगे, यानी कि फील्ड को टर्न ऑफ कर देंगे तो इसका मतलब है कैविटी ऑफ हो जाएगी, लेकिन तमाम लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी एक ख़ास वैल्यू ऑप्टिमम वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके ऊपर, यानी कि जब आप कैविटी को ऑन कर देंगे। तो अगर जो वैल्यू है कर कांस्टेंट की वो हायर हो इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी कि काई की वैल्यू अगर हायर हो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड से, अगर कार की वैल्यू ये हाई है, काई कार का कांस्टेंट होता है, अगर ये हायर हो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड से तो कंप्लीट ट्रांसमिशन जो है वो अचीव हो जाती है, मतलब मुकम्मल तौर पर लाइट जो है वो आगे ट्रांसमिट हो जाती है। कुछ पोलर लिक्विड्स हैं जैसे नाइट्रोटोलिन है,
इसको कहते हैं नाइट्रोटोलीन C7H7NO2। इसके जो हैं वो लार्ज कर कांस्टेंट्स होते हैं, इस मटेरियल के लार्ज कर कांस्टेंट्स होते हैं, यानी कि इनके लिए कर की वैल्यू जो है वो लार्ज होती है। तो जो ग्लास सेल है, अगर एक ग्लास सेल फिल्ड हो विद वन ऑफ दीज लिक्विड्स तो इसको हम कहते हैं कर सेल, यानी कि ग्लास सेल के अंदर इस ये वाला लिक्विड जो है C7H7N2 को इसको फिल करते हैं तो उसको एक कर सेल का नाम हम देते हैं। अब जो कर इफेक्ट है वो रिलेटिवली वीक होता है, तो टिपिकल कर सेल जो है इसको रिक्वायर होता है वोल्टेज एज ए हाई एज 30 किलोवाट। अब मैंने आपको बताया कि कर इफेक्ट जो है वो वीक होता है एज कंपेयर टू पॉकल्स इफेक्ट। तो चूंकि वीक होता है तो इसको 30 किलो वोल्ट का वोल्टेज जो है वो रिक्वायर्ड होता है टू कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो दिस इज इन कंट्रास्ट टू पॉकल सेल, लेकिन ये इन कंट्रास्ट है पॉकल सेल से व्हेन विच कैन ऑपरेट एट मच लोअर वोल्टेज। अब पॉकल इफेक्ट जो है वो लोअर वोल्टेजेस के ऊपर ऑपरेट करता है और जो कर इफेक्ट है ये हायर वोल्टेजेस के ऊपर ऑपरेट करता है। तो अदर जो डिसएडवांटेज है कर इफेक्ट का वो यही है या कर सेल का कि इनके लिए बेस्ट अवेलेबल मटेरियल जो है वो नाइट्रोबेंजीन है जो कि पॉइजनस होती है, नाइट्रो बेंजीन। और ये नाइट्रोबेंजीन जो है ये पॉइजनस होती है। तो पॉकल सेल यूज करते हैं क्रिस्टल ऑफ मटेरियल जैसे पोटाशियम डिहाइड्रोजन फॉस्फेट है, पोटाशियम डिहाइड्रोजन फॉस्फेट जिसको हम KDP का नाम भी देते हैं। पोटाशियम डिहाइड्रोजन फॉस्फेट, डिहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये पॉकल इफेक्ट के अंदर आप इसको यूज करते हैं। तो जब स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो एक बीम जो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट होती है वो पास थ्रू करती है इसके, और इसकी जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो रोटेट होती है अप टू 90 डिग्री, यानी कि वो जब इसे पास करती है तो 90 डिग्री पर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज रोटेटेड। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो रोटेट होती है 90 डिग्री के ऊपर। तो अगर जो सेल जो है उसको इस तरह पोजीशन किया जाए दो क्रॉस्ड पोलराइजर फिल्टर्स के दरमियान, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं ऑपरेट करने के लिए सेल को एज ए शटर, यानी कि शटर के तौर पर कभी वो बंद हो और कभी वो ऑन हो। तो पॉकल सेल जो है वो रिक्वायर करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ओनली फ्यू किलोवाट्स टू अचीव 90 डिग्री रोटेशन। तो उसको कुछ किलोवाट्स का वोल्ट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिक्वायर होती है, सिर्फ फ्यू किलो वोल्ट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिक्वायर होता है 90 डिग्री की रोटेशन को अचीव करने के लिए। 90 डिग्री रोटेशन, अगर 90 डिग्री की रोटेशन अचीव करनी है तो फ्यू किलो वोल्ट का उसको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नैनो सेकंड्स के अंदर इसका एक्सपोजर जो है वो हो जाता है। इसमें नैनो सेकंड्स के अंदर ये चीज़ हो जाती है पॉकल्स इफेक्ट के अंदर। ठीक है जी, तो पॉकल सेल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पल्स लेज़र का, और ये यूज़ होता है इन इंडस्ट्रियल होलोग्राफी। होलोग्राफी के अंदर आप यूज़ करते हैं होलोग्राफी, जिसमें होलोग्राफी क्या होती है कि 3 डायमेंशनल इमेज जो है वो बनाया जाता है, यानी कि लाइट को रिकॉर्ड करके
3 डायमेंशनल इमेज जो है इसको ठीक है जी। तो ये दैट इज द इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्यू स्विचेस। नाउ आई विल मूव अहेड टू सेकंड जो है इसका, जिसको कि हम कहते हैं पैसिव क्यू स्विचेस। उस तक चलते हैं कि पैसिव क्यू स्विचेस जो हैं वो क्या होते हैं। ये दूसरी इसकी फॉर्म है। ये दो तो मैंने क्यू स्विचिंग के तरीके जो हैं वो आपको बता दिए। तो अब दूसरे नंबर पे देखते हैं पैसिव क्यू स्विचेस। तो इस केस में क्यू स्विच जो है वो एक सैचुरेबल ऑब्जर्वर होता है। इन दिस केस द क्यू switch is a saturable observer। ये एक सैचुरेबल ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। यानी कि मटेरियल whose ट्रांसमिशन इंक्रीजेस, एक मटेरियल जिसकी ट्रांसमिशन इंक्रीज होती है। अब मटेरियल whose जी कप्तान जी, हाँ खुले होंगे आओ करा लो चेक, ठीक है। तो जो मटेरियल है हमारे पास, तो उसकी ट्रांसमिशन जो है, उस ट्रांसमिशन इंक्रीजेस, तो उसकी ट्रांसमिशन जो है वो इंक्रीज होती है व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक्सीड्स सम थ्रेशोल्ड। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जब लाइट की इंटेंसिटी जो है वो एक्सीड कर जाती है सम थ्रेशोल्ड, एक खास थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी कि उससे आगे फिर मजीद मटेरियल जो है वो ऑब्जर्व नहीं करता, वो सैचुरेट हो जाता है। तो ये मटेरियल जो है ये मे भी एक आयन डोप्ड क्रिस्टल होता है, लाइक CR जैंक आयन डोप्ड मटेरियल होता है, जिसको हम कहते हैं CR यैग, जो कि यूज़ होता है क्यू स्विचिंग के लिए इन ND यैग लेज़र्स, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं ND यैग लेज़र्स के अंदर, या किसी ब्लीचेबल डाई में, किसी ब्लीचेबल डाई में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या किसी पैसिव सेमीकंडक्टर के अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो जब आप बिगिनिंग करते हैं ऑफ पंपिंग लाइट, तो बिगिनिंग ऑफ पंपिंग के ऊपर जब शुरू में आप पंपिंग करते हैं तो लाइट जो एमिटेड होती है वो लो होती है, और जो लॉस होता है ऑब्जर्वर का वो हाई होता है, ठीक है। यानी कि लाइट कम एमिट हो रही है लेकिन ऑब्जर्वर का लॉस हाई होता है, बट स्टिल लो इनफ टू परमिट सम लेजिंग वंस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द गेन मीडियम। लेकिन ये स्टिल इनफ होती है कि ये परमिट करती है कुछ लेजिंग को, जबकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो गेन मीडियम में स्टोर हो जाती है।
यानी कि गेन मीडियम में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है और ये कुछ ना कुछ लेजिंग जो है वो एक दफ़ा ज़रूर करता है, वंस इसमें से लेज़र ज़रूर निकलती है। तो जब लेज़र पावर जो है वो इंक्रीज़ करती है तो ये सैचुरेट करती है ऑब्ज़ार्वर को, ऑब्ज़ार्वर को सैचुरेट कर देती है, यानी कि रैपिडली ये रिड्यूस करती है रेजोनेंट लॉसेस को। तो लिहाजा जो पावर होती है वो इंक्रीज होती है इवन फास्टर, यानी कि मज़ीद तेज़ी से पावर जो है इंक्रीज होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब लेज़र की पावर इंक्रीज होती है तो ऑब्ज़ार्वर सैचुरेट हो जाता है, यानी कि रैपिडली जो रेजोनेंट लॉसेस होते हैं, रेजोनेंट के अंदर लॉसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, लिहाजा पावर जो है वो इंक्रीज होती है बड़ी तेज़ी से। अब ये ब्रिंग करता है, ये सारा प्रोसेस ब्रिंग करता है ऑब्जार्वर को इनटू द स्टेट विद लो लॉसेस, यानी कि अब ऑब्जार्वर जो है वो इसी स्टेट में आ जाता है कि उसके अंदर लो लॉसेस होते हैं और ये अलो करता है बीम को टू ऑसिलेट की है और एक पल्स एमिट होती है। तो जब पल्स एमिट हो जाती है तो ऑब्जार्वर रिकवर करता है टू हाई लॉसेस स्टेट। तो फिर ऑब्जार्वर जब पल्स एमिट होती है तो दोबारा हाई लॉसेस की तरफ चला जाता है बिफोर द गेन रिकवर, कि दोबारा से गेन जो है वो रिकवर हो। सो द नेक्स्ट पल्स इज डिलेड अंटिल द गेन मीडियम इज फुली रिकवर्ड। तो तब तक अगली नहीं निकलती जब तक गेन मीडियम दोबारा फुली रिकवर्ड नहीं हो जाता, यानी कि दोबारा उसके अंदर फुली जो है वो लाइट स्टोर नहीं हो जाती। तो ऑर्गेनिक लिक्विड डाइज जैसे DODCl जो हैं, DODCl ये मोस्ट सूटेबल हैं। ये कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड डाइज होती हैं, ज़्यादा सूटेबल होती हैं इस पर्पज़ के लिए, ये क्योंकि ये ऑब्ज़ार्व करती हैं लाइट और ओपेक होती हैं लो इंटेंसिटी लेवल्स को, और ये ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं लाइट को, यानी कि ब्लीच हो जाती हैं लाइट के लिए एट हाई इंटेंसिटी लेवल। तो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं हाई इंटेंसिटी लेवल पर और ओपेक होती हैं लो इंटेंसिटी लेवल्स के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है इस तरह के ब्लीचेबल ऑब्जर्वर का वो इंक्रीज करता है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻6 से इंक्रीज करता है टू 0.3 टू 0.3, 10⁻⁻6 से 0.3 तक करता है फ्यू नैनो सेकंड में, फ्यू नैनो सेकंड्स के अंदर। और ये इफेक्ट जो है ये रिवर्सेबल है। दिस इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव मेथड टू प्रोड्यूस क्यू स्विचिंग। तो ये एक सिंपल एक इनएक्सपेंसिव मेथड है जिसके ज़रिए आप क्यू स्विचिंग जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने ये क्यू स्विचिंग में पैसिव क्यू स्विचिंग और जो है आपके पास एक्टिव क्यू स्विचिंग और उसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्यू स्विचिंग और अकास्टो ऑप्टिक क्यू स्विचिंग और मैकेनिकल क्यू स्विचेस, ये सारे मैंने आपको समझा दिए। नाउ आई विल मूव अहेड। अब मैं आगे की तरफ चलूँगा और नेक्स्ट जाऊँगा मैं इसके ऊपर जिसको हम कहते हैं मोड लॉकिंग। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे मोड लॉकिंग, कि आप मोड जो है उसको किस तरह लॉक करते हैं। तो मोड लॉकिंग, मोड लॉकिंग एक टेक्निक है कि जिसके अंदर जो लेज़र है कैन बी मेड टू प्रोड्यूस पल्सेस ऑफ लाइट ऑफ एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ पिको सेकेंड्स या फमीटो सेकेंड, यानी कि वो प्रोसेस के जिसके अंदर हम लेज़र को इस तरह बनाती हैं कि वो ऐसी पल्सेस प्रोड्यूस करे कि जो बड़ी एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, जिनका ऑर्डर 10⁻12 से 10⁻15 सेकेंड तक हो। तो मोड लॉकिंग जो है इज ए टेक्निक, मोड लॉकिंग जो है ये एक टेक्निक है
इन विच, जिसके अंदर a laser can be made, a laser can be made to produce of pulses of, जिसमें ये पल्सेस प्रोड्यूस करता है ऑफ एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन, एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्सेस को प्रोड्यूस करता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ पिको सेकेंड, जिसका ऑर्डर जो है वो पिको सेकेंड यानी कि 10⁻⁻12 सेकेंड तक का होता है, या फेमिटो सेकेंड्स, या फेमिटो सेकेंड्स का होता है, यानी कि 10⁻⁻15 का। इसको मोड लॉकिंग कहते हैं। तो जो फ्रिक्वेंसी सर्कुलेट कर रही होती है लेज़र कैविटी के अंदर, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मोड्स। तो द फ्रिक्वेंसीज सर्कुलेटिंग इन द लेज़र कैविटी आर नोन एज, इनको हम कहते हैं, जो सर्कुलेट कर रही होती हैं लेज़र कैविटी में, लॉन्गिट्यूडनल मोड्स। इनको हम लॉन्गिट्यूडनल मोड्स का नाम देते हैं। तो ये मोड्स जो हैं इनको हम कंसिडर करते हैं एज ए असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स, यानी कि इनको सबको हम इंडिपेंडेंट, ये मोड्स जो हैं इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स के तौर पर हम इनको कंसिडर करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स हैं। तो टाइम इंटरवल जो होता है बिटवीन मोड्स और ऑप्टिकल पाथ लेंथ, उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि 2L जो है वो V डेल्टा T के बराबर है। अब 2L इसलिए है कि एक दफ़ा वो रेजोनेटर के अंदर लेंथ L करता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, तो फिर लेंथ L जो है वो कवर करता है। यहाँ पर V वेलोसिटी ऑफ लाइट है मीडियम के अंदर, और ये फिर रिलेटेड होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेजिंग मीडियम से। तो हम कहेंगे कि V इज इक्वल टू C ओवर म्यू, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब म्यू जो है यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेजिंग मीडियम का। अब 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में आप पुट कर दें, तो पुट 2 इंटू 1, 2 को 1 में पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2L C ओवर म्यू डेल्टा T के बराबर। तो यहाँ से डेल्टा T जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2μL ओवर C के बराबर। तो टाइम इंटरवल डेल्टा T जो है ये मोड्स के दरमियान है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक हो सर? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र। तुसी सुनाओ, सब ठीक है? सर हुक्म। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। सर हो गया, डन हो गया सर। सर जी हो गया सर, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ सर, मसला ही कोई नहीं सर। आमीन सर, आमीन। थैंक यू सर। जी सर, अस्सलाम।
ठीक है, तो डेल्टा टी जो है ट्यू म्यू एल ओवर सी के बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा टी जो ये टाइम इंटरवल है मोड्स के दरमियान, और जो सेपरेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो डेल्टा म्यू है यहाँ पर, यानी कि जो फ्रिक्वेंसीज की सेपरेशन है वो डेल्टा म्यू के बराबर है। तो ये डेल्टा म्यू आप रिलेट कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा टी के बराबर है। तो डेल्टा म्यू, इसमें डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा सी ओवर 2 म्यू एल। इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पर सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और एल जो है ये लेंथ है लेज़र कैविटी की। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, एल जो है ये लेंथ है लेज़र कैविटी की, ठीक है। और म्यू जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेज़र मीडियम का, ठीक है सर जी। तो अब आप देखें कि जो लेज़र है वो मिट करेगी कंटिन्यूसली जब दो मोड ऑसिलेट करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि जब दो मोड इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट करेंगे तो कंटिन्यूस लेज़र जो है वो आपके पास निकलेगी। अब आप कंसीडर करें कि तीन आपके पास 3 इंडिपेंडेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड्स हैं इसी लेज़र कैविटी के अंदर, ठीक है। 3 लॉन्गिट्यूडनल यानी कि 3 इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स हैं इसी लेज़र कैविटी के अंदर, 3 इंडिपेंडेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड्स, 3 इंडिपेंडेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड्स, ठीक है। तो 3 जो है वो इंडिपेंडेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड्स हैं कैविटी के अंदर, और इनके 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जो कि हैं E1, E2 और E3, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। तो इंटेंसिटी जो है आउटपुट सिग्नल की वो रिजल्ट होती है ऑन द प्रोपगेशन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड्स। तो अब ये 3 इंडिपेंडेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड्स, इसके ऊपर इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो आप देखेंगे मैं अगर यहाँ पर फिगर बनाऊं तो ये एक मोड है, आप देखें, ठीक है जी, ये टी हो गया और यहाँ पर ये E3 हो गया। उसके बाद ये दूसरा है, ये टी हो गया, ये E2 हो गया, और ये भी टी हो गया, और ये भी। अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास जो है ये E1 है, ठीक है। अब इसके नीचे इनका रिजल्टेंट जो है वो आएगा। अब वो रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट जो है वो आ रहा है। तो इंटेंसिटी जो है अब वो E1 प्लस E2 प्लस E3 का स्केयर होगी। तो इसका मतलब है कि कैविटी जो है वो मिट करेगी पल्सेस की ट्रेन, एक पल्सेस की ट्रेन इसमें से मिट होगी एंड बिकम फेज लॉक्ड, और ये फेज लॉक्ड हो जाएगी विद ए फिक्स्ड फेज शिफ्ट, और इसमें एक फिक्स्ड फेज शिफ्ट आएगी। फिक्स्ड यानी कि फेज शिफ्ट फिक्स होगी, चेंज नहीं हो रही होगी, एक फिक्स यानी कि फेज लॉक्ड, फेज लॉक्ड, ये फेज लॉक हो जाएगी। और फिक्स्ड फेज शिफ्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो अब ये फिक्स फेज शिफ्ट जो है ये एग्जिस्ट करेगी बिटवीन द वेरियस मोड, जो डिफरेंट मोड्स हैं उनके दरमियान में ये फेज शिफ्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो अब आप देखें कि अगर मैं एक और फिगर में आता हूँ, इसी फिगर के अंदर, यही फिगर जो है आपने लेकिन दोबारा से बना लेनी है। इसी फिगर के अंदर अगर मैं चेंज करता हूँ कि ये देखें आप यहाँ पर, ठीक है जी, ये इंटेंसिटी है, तो इधर
ये यहाँ पे एक शिफ्ट आई, उसके बाद ये यहाँ पे एक शिफ्ट आई, और उसके बाद एक यहाँ पे शिफ्ट है। ठीक है जी, ये एक्चुअली आई है हमारे पास, जो कि E1 प्लस E2 प्लस E3 के मॉड स्केल के बराबर है। तो अब ये जो आपके पास है दो के दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये 2L/C के बराबर है। तो जो आउटपुट जो है आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का है करैक्टरिस्टिक रिपीटिव नेचर, इसमें ये अब देखें ये रिपीटिव नेचर आ रही है, बार बार इंटेंसिटीज जो हैं वो पीक कर रही हैं। यहाँ से आप ये कंक्लूड करते हैं कि जो मोड लॉकिंग है ये अचीव होती है जब नंबर ऑफ डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड्स ऑफ लेज़र जो होते हैं उनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं और उनको कंबाइन कर दिया जाता है इन फेज। स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है लेकिन उनके कंबाइन कर दिया जाता है, यानी कि फेज लॉक्ड कर दिया जाता है, उनकी फेजेस को सेम कर दिया जाता है, तो आपको मोड लॉकिंग जो है वो अचीव होती है। तो इट इज कंक्लूडेड, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं दैट मोड लॉकिंग इज अचीव्ड, दैट द मोड लॉकिंग अचीव्ड, के मोड लॉकिंग जो है वो आपको अचीव होती है व्हेन ए नंबर ऑफ डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड्स, व्हेन ए नंबर ऑफ डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड्स, कि जब जो डिफरेंट होते हैं नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मोड्स ऑफ लेज़र हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, जिनकी के स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं आर कंबाइंड इन फेज, और उनको एक फेज के अंदर कंबाइन कर दिया जाता है। तो जब मोड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वो स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के होते हैं और उनके जो रैंडम फेजेस होते हैं उनको हम कंबाइन कर देते हैं, तो एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और एक इंटेंसिटी जो है वो उस टाइम डोमेन के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो कंसिडर करें कि हमारे पास n लॉन्गिट्यूडनल मोड्स हैं, कंसिडर n longitudinal modes of slightly different frequencies, slightly different frequencies के हमारे पास डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड्स हैं जिनकी स्लाइटली डिफरेंट हैविंग सेम एम्पलीट्यूड ई नॉट, और ये कैविटी के अंदर ऑसिलेट कर रहे हैं विद रैंडम फेज, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड ई नॉट, जिनका कि सेम एम्पलीट्यूड ई नॉट है, और ऑसिलेटिंग इन द कैविटी, और oscillating in the cavity with random phase। और कैविटी के अंदर रैंडम फेज के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। तो अब जो हमारे पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंगल nth मोड का, ठीक है, nth मोड सिंगल, उसका जो
इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई ऑफ टी ई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी प्लस फाई नॉट के ओमेगा एन फाई एन के बराबर है। यहाँ पर ओमेगा नॉट जो है फ्रिक्वेंसी है और फाई एन जो है ये फेज है nth लॉन्गिट्यूडल मोड का या सिंगल मोड का। तो ओमेगा एन जो है ये फ्रिक्वेंसी है आपके पास और फाई एन जो है ये हमारे पास फेज है, फेज ऑफ nth लॉन्गिट्यूडनल मोड और सिंगल मोड या सिंगल मोड। तो अब आप देखेंगे ये सिंगल मोड का है, तो अब जो इंटेंसिटी है हमारे पास nth मोड की, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है nth मोड की वो हो जाएगी आई ऑफ टी। nth मोड की इंटेंसिटी है और ये हो गया आपके पास ई ऑफ टी का मॉड स्क्वायर यानी कि ई स्टार ऑफ टी ई ऑफ टी इसको लिख सकते हैं। यानी कि आई ऑफ टी जो है ये हमारे पास आ जाएगा ई नॉट ई के पावर माइनस एयोटा ओमेगा नॉट ओमेगा एन टी प्लस फाई एन ई नॉट ई की पावर एयोटा ओमेगा एन टी प्लस फाई एन। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आई ऑफ टी जो है ये ई नॉट के मॉड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और ई नॉट का मॉड स्क्वायर आपको पता है कि आई नॉट के मॉड स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर आई नॉट जो है ये इंटेंसिटी है ऑफ सिंगल मोड, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ द सिंगल मोड। ये हमारे पास सिंगल मोड की इंटेंसिटी है और जो एन मोड है उसकी इंटेंसिटी जो है एन मोड हैज इंटेंसिटी तो एन मोड की जो इंटेंसिटी है वो हो जाएगी एन आई नॉट। तो ये हमें शो करता है कि टोटल इंटेंसिटी जो एन मोड जो है वो इक्वल टू है एन टाइम्स इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ द इंडिविजुअल मोड, जबकि मोड का रैंडम फेज है। मोर और लेस इंटेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो रैंडम फेज भी होता है, इंटेंसिटी जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगी। अब आप कंसिडर करें कि आपके पास एन लॉन्गिट्यूडनल मोड्स हैं ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, वो सेम एम्पलीट्यूड के हैं और लॉक्ड हैं और फोर्स टू ऑसिलेट हैं इन फेज सच दैट फेज इज कांस्टेंट। यानी कि एक ही फेज में आप उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो ऑसिलेट करें। तो नाउ अब आप कंसिडर कह रहे हैं एन लॉन्गिट्यूडनल मोड्स। अब आप एन लॉन्गिट्यूडनल मोड जो उनको कंसिडर करें ऑफ सेम एम्पलीट्यूड और लॉक्ड, आपने उनको लॉक किया हुआ है एंड फोर्स टू ऑसिलेट और उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो ऑसिलेट करें इन फेज।
कि उनका फेज सेम हो, सच दैट ऐसे के फेज इज कांस्टेंट, कि फेज जो है वो कांस्टेंट हो, यानी कि फाई नॉट फाई एम जो है वो फाई नॉट के बराबर हो। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जब मोड्स आर लॉक्ड हों, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास आएगी जब मोड्स जो हैं वो लॉक्ड हैं, तो वो आएगी ई ऑफ टी ई नॉट समेशन एन ज़ीरो एन माइनस वन ई की पावर आयोटा ओमेगा एन टी प्लस फाई नॉट, और ई ऑफ टी जो है दैट इज ई नॉट ई की पावर आयोटा फाई नॉट समेशन एन ज़ीरो एन माइनस वन और ई की पावर आयोटा ओमेगा एन टी। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 4 है। अब जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है मोड की उसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि ओमेगा एन जो है ये ओमेगा माइनस एन डेल्टा ओमेगा के बराबर है। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। यहाँ पर ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है मोड की, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट मोड, और डेल्टा ओमेगा जो है दी एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेपरेशन बिटवीन द मोड्स, और ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेपरेशन है मोड्स के दरमियान। ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है और ये एंगुलर सेपरेशन फ्रिक्वेंसी है मोड्स के दरमियान। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आगे हमने इसको अब इस के साथ जो है वो कैलकुलेट करना है